106 किलोमीटर डन और ऊपर जो सीएनजी के बार है वो 2 ही बचे हैं अभी। एक बात बताऊं, ऐसा था मुझे कि टाटा की गाड़ियां माइलेज नहीं देती। अभी हमें डाउट है कि शायद इसकी सीएनजी खत्म हो चुकी है, बट सीएनजी की लाइट अभी नहीं गई है, तो एक बार हम इसको बंद करके चलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हमारे साथ है टाटा पंच और आज इसका करने वाले हैं माइलेज टेस्ट। करने वाले क्या है, ऑलरेडी माइलेज टेस्ट चला हुआ है, 100 किलोमीटर के आसपास हमने गाड़ी चला ली है। वो वीडियो के दौरान आप देखोगे कितनी सीएनजी आई, क्या कुछ हमारा रिस्पॉन्स है, वो बात करेंगे बाद में। पंच एक मात्र गाड़ी है जिसने मारुति को पछाड़ा है सेल्स फिगर में। ऐसा क्यों है? देखो, एक तो इस गाड़ी का प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छे से स्टार्ट होता है। गाड़ी का ओवरऑल जो फील है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी आपको मिलती है। प्लस यहाँ पे आपके पास पेट्रोल, सीएनजी, ईवी सभी ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। सीएनजी में अगर हम बात करें ना इस गाड़ी में, तो 7,30,000 रुपए से इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे 9 वेरिएंट ऑफर करती है टाटा मोटर्स आपको। मतलब जिस कस्टमर को जो भी फीचर चाहिए वो अपने हिसाब से परफेक्ट वेरिएंट चूज कर सकता है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप बेस वेरिएंट ले लो। आपको चाहिए छोटा म्यूजिक सिस्टम लेकिन सनरूफ आपको चाहिए, तो भी वो वेरिएंट है। आपको सनरूफ नहीं चाहिए, आपको बड़ा म्यूजिक सिस्टम चाहिए, तो भी आपके पास वेरिएंट है। एंड अगर आपको सब कुछ ही चाहिए तो भी आपके पास वेरिएंट यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ऑन रोड कीमत अगर इसके टॉप एंड वेरिएंट की हम देखते हैं तो लगभग 11.5 लाख रुपए सीएनजी में चली जाती है इस गाड़ी की। हमारे पास ये गाड़ी का एडवेंचर प्लस वेरिएंट है। इसमें क्या क्या फीचर आते हैं वो मैं आपसे थोड़ी देर में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइलेज टेस्ट को। ओके, सो सीएनजी पंप पे अपन पहुंच चुके हैं। गाड़ी में बिल्कुल खत्म है, सीएनजी बिल्कुल जीरो है। तो अभी सीएनजी फिल करवाएंगे एक बार और फिर चलते हैं अपने हाईवे के माइलेज टेस्ट पे। टाटा पंच में आपको ड्यूल सिलेंडर सेटअप मिलता है, यानी कि 2 सिलेंडर मिलते हैं। 30-30 लीटर के 2 सिलेंडर है। ओवरऑल कैपेसिटी 60 लीटर की हो जाती है। सेगमेंट के हिसाब से ठीक है, मारुति की गाड़ियों में देखते हो आप तो 55 लीटर भी मिलते हैं, बट पंच में 60 लीटर मिलते हैं। अब इस 60 लीटर में टाटा का कहना है कि 9 kg सीएनजी जो है वो आ जानी चाहिए। बट क्या है कि प्रेशर जो है ना वो अपने सीएनजी पंप्स पे 200 के आसपास होता है, तो जो सीएनजी है वो पूरी 9 किलो नहीं आ पाती है। अभी फ़िलहाल हम जिस पंप पे हैं इसका प्रेशर 210 के करीबन है और देखते हैं कि कितनी सीएनजी अभी आएगी। मेरे हिसाब से 7 से 8 किलो के बीच में जो है वो आपकी गैस आ जानी चाहिए पंच में, और इतनी ठीक भी है। 210-220 के करीबन का प्रेशर आपको मिल ही जाता है। तो टोटल 7 किलो 280 ग्राम सीएनजी आई है और 598 रुपये की सीएनजी अभी पंच में डली है। तो चलिए देखते हैं क्या माइलेज अपनी निकल के सामने आती है। ट्रिप कर लेते हैं जीरो। ए ट्रिप को भी मैं जीरो कर देता हूँ और ट्रिप बी को भी जीरो कर देते हैं। 1422 किलोमीटर चली है गाड़ी। प्रॉपर हाईवे पे चलाने वाले हैं हम, बिल्कुल एकदम प्रॉपर हाईवे पे। सो हम चला रहे इस टाटा पंच को आज केएमपी एक्सप्रेसवे पे। हमने मानेसर से स्टार्ट किया है और हम कुंडली की तरफ जाएंगे। अगर स्पीड लिमिट्स की बात करें तो यहाँ पे 80 to 90 के आसपास की स्पीड जो है वो हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं उससे आगे अगर थोड़ा बहुत जाते हैं दूसरे हाईवे पे जो अपन ने ईवी के साथ किया था ना, कटरा वाला जो एक्सप्रेसवे था, अगर उस पर जाते हैं तो 100 से अबव भी जो है थोड़ा बहुत क्रूज करने की कोशिश करेंगे। बट आप मान के चलो कि ये जो टेस्ट है ये अपना 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होने वाला है। अब देखो, पंच जो है ना इसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है, रेवर्ट्रॉन जिसको टाटा बोलता है, और टाटा की सभी छोटी गाड़ियों में आपको इंजन दिया जाता है। पंच में 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है सीएनजी के साथ स्पेशली अगर देखते हैं तो। अब ये जो इंजन है 3 सिलेंडर वाला, ये पेट्रोल में तो 87-88 bhp की समथिंग जो है वो निकाल के दे देता है, लेकिन सीएनजी मोड में ये 73 PS की पावर देता है। एंड गाड़ी में टॉर्क भी ना वो भी अच्छा है। पेट्रोल मोड में 115 न्यूटन मीटर का है और सीएनजी मोड में 103 न्यूटन मीटर का है। देखो, इसके कंपैरिजन में अगर आप दूसरी गाड़ियाँ देखते हो तो बलेनो जो है वो भी मिल जाएगी आपको। बलेनो से आई थिंक ये जो वेरिएंट हम चला रहे हैं एडवेंचर प्लस के नाम से आता है, ये अब लगभग
20,000 के समथिंग जो है वो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और बलेनो में भी टॉर्क अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा कम है, पावर अगर आप देखते हो तो बलेनो में पावर थोड़ी सी इसके कंपेरिजन ज़्यादा है, शायद आई थिंक 76 bhp के समथिंग पावर जो है वो मिलती है। बट उसमें जो इंजन है वो 4 सिलेंडर है। चलो उसकी बात बाद में करेंगे। बलेनो से इसका कंपैरिजन हम जल्दी ही जो है वो करने वाले हैं कि दोनों को अगर आप एक साथ चलाते हो तो कौन सी ज़्यादा बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको देती है और माइलेज में दोनों में क्या अच्छा है। ठीक है, फिलहाल हम चल चुके हैं लगभग 16 किलोमीटर। केएमपी एक्सप्रेसवे पे स्पीड मेंटेन कर रखी है हमने 90 किलोमीटर की। तो NVH लेवल की भी अगर अपन बात करें ना तो देखो रास्ता ना उतना ज़्यादा ये स्मूथ नहीं है KMP वाला, स्पेशली अगर देखें तो एंडुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर से जो रोड है वो उतना प्लेन नहीं है, बट उसके बावजूद भी गाड़ी के NVH लेवल काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किए है एक्चुअली टाटा ने। आपको टायर की आवाज़ आएगी, गाड़ी का डिज़ाइन जो है वो बॉक्सी है, बट फिर भी जो हवा है ना उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही। जैसे मोस्ट ऑफ द गाड़ियाँ जो बॉक्सी डिज़ाइन की होती है उनके साइड मिरर से, उनके यहाँ पिलर से काफ़ी ज़्यादा नॉइस आती है, बट पंच में इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं है। हल्का सा भी अगर आप म्यूजिक चलाओगे तो बिल्कुल एकदम आपको स्मूथ राइड जो है वो एक्सपीरियंस होने वाली है। टायर की नॉइस डेफिनेटली आ रही है, वो मैंने आपको बताया कि रोड ऐसा है जिस वजह से आ रही है। अगर एकदम प्लेन एक्सप्रेसवे होगा फिर तो वो आवाज़ भी जो है वो आपको नहीं आएगी बिल्कुल भी। ऊपर से गाड़ी काफ़ी स्टेबल है, ये काफ़ी स्टेबल है। 15 इंच के टायर जो है ना वो इसके बेस वेरिएंट से आपको दिए जाते हैं एंड टायर प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है, जिसका फ़ायदा इसको स्पेशली हाईवे पे रहता ही रहता है। एंड 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी अगर आप 90, 80, 90 क्रूज़ करते हो ना तो भी आपको इंजन नॉइस सुनाई नहीं देगी। अभी जो मेरा माइक है वो नॉइस कैंसिलेशन मोड पे नहीं है, तो जो भी आप आवाज़ सुन रहे हो वो एकदम डिफ़ॉल्ट आवाज़ जो है वो आप समझ सकते हो। जब आप स्टार्टिंग में इसको 30, 40 या फिर आप जैसे फर्स्ट सेकंड गियर में उठाते हो तब हालांकि आपको वाइब्रेशन भी आती है इंजन से और इंजन नॉइस भी अच्छी खासी सुनाई देती है, बट एक सर्टेन स्पीड के बाद इंजन नॉइस और वाइब्रेशन दोनों ही चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो वो एक अच्छी बात है। एर्गोनॉमिक वाइज भी काफ़ी सॉर्टेड है ये एक्चुअली गाड़ी। सिर्फ एक जगह मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, वो मेरी सीटिंग के हिसाब से कि ये जो मेरा घुटना है ना ये हल्का सा जो है वो साइड में टच हो रहा है मेरी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से। बाकी और कोई किसी तरह की समस्या यहाँ पे नहीं है। सारे बटन्स हो गए, आपकी टच स्क्रीन हो गई, नीचे AC के कंट्रोल्स हो गए, ये सब चीज़ें जो है वो अच्छे से रीच में है। हाँ, AC का मैंने आपको बताया नहीं, हम 2 बंदे हैं गाड़ी में और AC जो है वो अपने लो मोड पे है बिल्कुल, मतलब हाईएस्ट कूलिंग पे है, और जो फैन स्पीड है वो हमने यहाँ पे 2 पे किया हुआ है। ठीक है, और अच्छे से कूलिंग भी कर रहा है कैबिन में, कोई दिक्कत नहीं है। आउटसाइड का टेम्परेचर आई थिंक 32 के आसपास जो है वो आउटसाइड टेम्परेचर है और आराम से गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देखो जब 90 की स्पीड पे है ये तो लगभग 2500 RPM जो है वो ये कंज्यूम कर रही है, तो इस हिसाब से माइलेज भी जो है वो ठीक ठाक इस गाड़ी को देनी चाहिए, स्पेशली हाईवे रन्स की अगर बात करें तो। गियर बॉक्स अच्छा लग रहा है चलाने में, हाईवे पे बता रहा हूँ चलाने में अच्छा लग रहा है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा अभी डिमांड नहीं कर रही है गाड़ी गियर की और अच्छे से स्मूथली जो है वो चल रही है। बस फिलहाल टायर की नॉइस एक आ रही है और दूसरा ये जो है ना ये मेरा बार बार टच हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा और लग रहा है। एंड ओवरऑल जो गाड़ी की सीटिंग है वो काफ़ी हाई है, आराम से देखोगे आप तो बोनट एरिया पूरा विजिबल है और एक लग रहा है कि हाँ काइंड ऑफ एक SUV टाइप गाड़ी में बैठे हुए हैं। इसी सेगमेंट की अगर आप बलेनो, स्विफ्ट या फिर और कोई आप हैचबैक चलाते हो तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पहली चीज़ तो, जितना मैंने बलेनो खूब चलाई है मैंने, और दूसरी चीज़ आपको इतना एरिया जो है वो विजिबल नहीं रहता उसमें। इसमें हालांकि आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता, बट उसके बावजूद भी आराम से मैं देख पा रहा हूँ बाहर। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है और मेरे हिसाब से इतनी हाइट के बंदे को जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर किसी को कोई दिक्कत एज सच इसमें आएगी नहीं। अच्छा, अभी देखो 40 किलोमीटर हम चल चुके हैं और CNG का एक बार गायब हो चुका है। टोटल 5 बार आते हैं तो 5 चौक 20, 200 मैं बता रहा, 200 के आसपास तो चल जानी चाहिए। अगर ये अभी 7 किलो और 200 ग्राम में चल जाती है ना 200 के करीबन, तो आप ये मान के चलो कि 27.5 के आसपास की माइलेज ये निकाल देगी। ARAI जो टाटा क्लेम करती है वो 26.22 के समथिंग जो है वो क्लेम करती है, तो फिर तो डिसेंट माइलेज निकाल देगी अगर 200 चल जाती है तो। 200 से कम चलती है, अगर 25 से कम की माइलेज देती है ना
तो मेरा कंसर्न कहीं ना कहीं रहेगा कि फिर अपने को ये कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके सेगमेंट की दूसरी CNG गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी खासी माइलेज आपको हाईवे पे 30+ की माइलेज जो है वो निकाल के दे देती है। चलो आपको एक बार फिर से कटरा वाला एक्सप्रेस वे दिखाई देते हैं, क्योंकि 60 किलोमीटर डन कर लिए हमने और अभी स्पीड लिमिट भी जो है वो 100 के आसपास लेके जाएंगे। वैसे तो अभी तक भी हम 90-95 मैनेज कर रहे थे आराम से, बट अभी थोड़ा और पुश करेंगे। एक चीज़ ना छोटी सी जो मेरे को अभी तक फील हुई है, इसका जो एक्सीलेटर पैडल है ना, वो जैसे 90 पे मैं हूँ तो प्रेस जो है थोड़ा सा ऐसे हैवी प्रेस करके रखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मेरे पैर को ना थोड़ा सा ऐसे वेट फील होता है, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट अभी तक ऐसा फील हो रहा है। बाकी ड्राइव के लास्ट में बताएंगे, ओवरऑल जो भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा होगा वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। थोड़ा लेट रिस्पॉन्स है इंजन का, उठाते हो तो फिर धीरे धीरे पिक करता है, ऐसे एकदम पावरफुल फीलिंग नहीं आती, इतनी जल्दी पिक नहीं करता। देखो टाटा का ये जो 1.2 लीटर का इंजन है ना, इसमें ये कमी है कि ये उतना रिफाइन भी नहीं है और उतना क्विक भी नहीं है, ठीक है। तो वो आप पहले से ही सोच के चलना। अगर आपको ये है कि मुझे चलाने में गाड़ी को मज़ा चाहिए, तो फिर डेफिनेटली आप इससे उतना खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेजी फील करवाएगा। अभी मामला बदल गया है, अभी टायर की आवाज़ कम हो गई है और हवा की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा फील हो रही है। वहाँ पे टायर की ज़्यादा थी, इस वजह से हमें हवा की आवाज़ जो कम आ रही थी, बट अभी हाँ महसूस हो रही है हवा की आवाज़। 100 की स्पीड पे भी जो RPM है वो देखो 2500 मेंटेन है, ठीक है। 104 पे चल रहे हैं हम, और अभी तक इसने 3000 RPM की जो लाइन है वो टच नहीं की है। थोड़ा सा एक बार और मैं पुश करके देखता हूँ। ये देखो अभी 107 पे जाके 108 पे जाके ये 3000 RPM वाली लाइन जो है वो दिखाता है। सो आई थिंक माइलेज तो इसको बढ़िया देनी चाहिए। 106 किलोमीटर डन, और ऊपर जो CNG के बार है वो 2 ही बचे हैं अभी, ठीक है। पहले वाले बार में लगभग 40 किलोमीटर चली थी, उसके बाद थोड़ी कम चली है, बट देखते हैं कितनी चलती है लास्ट में। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं एडवेंचर प्लस वेरिएंट के बारे में। देखो हम जो वेरिएंट चला रहे हैं एक्चुअली इसका नाम है एडवेंचर रिदम, क्योंकि हम 2024 का वेरिएंट चला रहे हैं, जो कि हमने 2025 में परचेज किया काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पे। अभी फ़िलहाल अगर करंट रेट की बात करें तो 8,45,000 रुपये है एडवेंचर प्लस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस, एंड ऑन रोड लगभग आपको 9.5 लाख के आसपास ये गाड़ी मिलती है। फीचर्स काफ़ी ठीक ठाक आपको डिसेंट इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि सभी पावर विंडो, आपके पास सेंटर लॉकिंग के फीचर, फिर अपने पास 7 इंच का ही टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, जिसमें कि आपके पास एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायर्ड आ जाता है। उसके साथ साथ 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के ऑप्शन मिलते हैं, एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको दिया जाता है। हम 2024 वेरिएंट चला रहे हैं, इस वजह से रियर AC वेंट्स और सीट हाइट एडजस्टमेंट मिसिंग है, बट अगर आप अभी नया लेते हो तो आपको ये दोनों चीज़ें भी दी जाएगी। उसके साथ साथ आपके पास फुल व्हील कवर्स है, पार्सल ट्रे है, फॉलो मी हेडलैम्प के फीचर्स है, और ORVM में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर जो है वो सब चीज़ें दी जाती है। मतलब कि बेसिक से सारे फीचर दिए जाते हैं। हमने ये 2024 वेरिएंट जो परचेज़ किया था, ये हमें ऑन रोड 8,65,000 रुपये के समथिंग जो है वो मिल गया था हरियाणा रजिस्ट्रेशन के साथ। तो मोटा मोटा ये मान सकते हो आप कि हमने 80 से 90,000 रुपये इस वेरिएंट पे सेव किए थे। 140 किलोमीटर चल चुके हैं, और अभी जो अपन ने हाईवे लिया था ना कटरा वाला, उससे यू टर्न हमने कर लिया था, ठीक है। 30 किलोमीटर पहले यू टर्न कर लिया था, और अभी वही स्पीड मेंटेन कर रहे हैं अपन। 100, कभी 110 भी चली जाती है, क्योंकि रास्ता भी खाली है और ऊपर से जो स्पीड लिमिट है वो भी 120 की है, उसके अराउंड चली जाती है स्पीड, ठीक है। अभी स्टीयरिंग फीडबैक की बात करें ना अगर, तो देखो स्टीयरिंग में वेट है, अच्छा वेट है हाईवे पे। इवन अगर अपन सिटी रोड पे चलाते हैं, कल मैंने सिटी में चलाई थी काफ़ी, तो सिटी में भी ये गाड़ी जो है काफ़ी लाइट हो जाता है स्टीयरिंग इसका, और हाईवे पे अच्छा वेट आ जाता है। बट फिर भी पता नहीं वो एक जो मज़ा आना चाहिए ना स्टीयरिंग पकड़ के गाड़ी का, जब आप थोड़ा सा टर्न कर रहे हो
तो वो एक चीज़ कहीं ना कहीं इस स्टीयरिंग में मिसिंग जो है वो लगती है। दूसरी चीज़, ये गाड़ी ना कहीं से भी आपको ऐसे प्रीमियम फील नहीं करवाती, क्योंकि मल्टीपल जो है वो हार्ड प्लास्टिक है इसके डैशबोर्ड पे। ऊपर से फिट एंड फिनिश भी जो है वो उतनी बढ़िया नहीं आती टाटा की। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ से मैं बैठा हूँ तो ये वाले कॉर्नर पे पैनल गैप पूरा विजिबल है, और इस वाले कॉर्नर पे पूरा पैनल गैप विजिबल है। और वहाँ पे भी जो प्लास्टिक की क्वालिटी मैं सराउंडिंग्स में देख रहा हूँ तो वो इतनी बढ़िया नहीं है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस प्राइस की अगर आप हुंडई की कोई गाड़ी लेते हो तो आपको उसका प्रीमियम काफ़ी बेटर जो है वो फील होने वाला है इसके कंपैरिजन में। एंड हाँ, एक चीज़ और, सीटें जो है ना गाड़ी की वो काफ़ी बढ़िया है एकदम। थाई स्पोर्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर से ओवरऑल जो साइड की ये है, जो पैडिंग्स है, जो बकेट फिट टाइप है, वो इसका अच्छा है सीट का। तो इससे आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, एकदम कंफर्टेबल हूँ मैं। अभी भी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास मैंने चला दिए और आराम से कंफर्टेबल ही फील कर रहा हूँ। अभी सीएनजी का एक बार बचा है सिर्फ, ये एक बार चलेगा, उसके बाद ये टिम 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 करेगा। फिर उसमें जो करेगा मतलब कि रिजर्व में आएगी सीएनजी, तो भी चल जाएगी ये 15-20 किलोमीटर के अप्रोक्स। ठीक है, तो चल जाएगी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, आई थिंक चल जाएगी। बाकी अब तो लास्ट में बताऊंगा कि कितनी चली। जब सीएनजी खत्म होगी ना तो ये वाली जो येलो आप देख रहे हो ना लाइट, ये बंद हो जाएगी। ये लगती तो वार्निंग लाइट जैसी है जैसे कि सीएनजी खत्म होगी, बट ये तब तक जलती है जब तक गाड़ी सीएनजी में रहती है। और कभी भी किसी भी वक्त सीएनजी खत्म हो सकती है। आ गया है बस इसका टाइम सीएनजी खत्म होने का, जितनी हमारी कैलकुलेशन है। बाकी हम अपने घर से अभी अप्रोक्स 10 किलोमीटर दूर हैं, 10 से 15 किलोमीटर दूर है। तो जैसा हमने हिसाब किताब लगाया था उसी हिसाब से चली है गाड़ी। और कंक्लूजन की बात करेंगे एक बार सीएनजी खत्म हो जाने दो। केएमपी से एग्जिट ले लिया और अभी तक सीएनजी खत्म नहीं हुई है। अभी थोड़ा सा NH8 की तरफ जाएंगे, वहाँ पे भी स्पीड मेंटेन रहेगी, टेंशन मत लो, क्योंकि वो रास्ता भी ठीक है, हाईवे ही है एक्चुअली। 50 किलोमीटर से ऊपर चल गई रिजर्व मोड में ही। रिजर्व मोड में जो कि 15 से 20 किलोमीटर चलती है, ये जितना हमने अभी तक नोटिस किया है 50 से ऊपर चल गई। भाई देखो, रिजर्व मोड में ना काफ़ी ज़्यादा चल गई है। और अभी हमें डाउट है कि शायद इसकी सीएनजी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल के 2 बार थे और 1 बार कम हो गया है। बट सीएनजी की लाइट अभी नहीं गई है, तो एक बार हम इसको बंद करके चलाएंगे ताकि फिर अगर कोई ग्लिच हो तो वो पता चले। बाकी ये बस हम सोच रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही चल गई यार। नहीं, सीएनजी मोड एक्टिव है और सीएनजी में ही है गाड़ी, तो यानी कि कोई ग्लिच नहीं है। एक बार पेट्रोल मोड में ट्रांसफ़र करूं। पेट्रोल में ट्रांसफ़र करते ही देखो वो बत्ती चली जाती है और यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी दिखाने लग जाता है। सीएनजी ख़त्म नहीं हुई है भाई। लेट्स गो, कंटिन्यू करते हैं माइलेज टेस्ट को। भाई एक बात बताऊं, ऐसा था मुझे कि टाटा की गाड़ियां माइलेज नहीं देती, पर ये तो दे रही है भाई, ये दे रही है पंच। ये इसकी रिजर्व मोड में जो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रही भाई सीएनजी। अभी पिछले क्लिप में हमने बंद करके दिखाई थी, उसके बाद भी हम काफ़ी दूर चलाए हैं। ठीक है, प्रॉपर वही 80-90 के आसपास चल रहे हैं, बट सीएनजी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब हम चल पड़े ताउडू की तरफ, जो हमने बीच में उतारी थी ना NH8 पे। वो 5 किलोमीटर हमने घुमाई, क्योंकि हमें लग रहा था कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, बट ख़त्म नहीं हुई। तो हमने 5 किलोमीटर एक यू टर्न मारा NH8 पे और दोबारा से वी आर ऑन द KMP।
बस आपको 1 मिनट रोक के दिखा रहे हैं। सीएनजी ख़त्म हो चुकी है, लाइट चली गई, सीएनजी मोड जो है वो भी चला गया, यहाँ पे एवरेज आ गई और इधर भी आप देखोगे तो सीएनजी की लाइट चली गई। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीएनजी ख़त्म। केएमपी पे हैं, एक बार गाड़ी साइड में लगा के और फिर करते हैं कंक्लूजन। ओके जी, सो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखो गाड़ी चल गई है 231.6 किलोमीटर, सीएनजी हमने डलवाई थी 7 किलो 280 ग्राम। कैलकुलेशन जब आप करते हो तो माइलेज निकल के आई है 31.81 किलोमीटर पर केजी, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया जो है वो पंच ने निकाल के दी है। कहीं ना कहीं मैं मान रहा था कि 28 के लमसम 29 के लमसम जो है वो ये चलेगी, बट गाड़ी काफ़ी अच्छी चली। रिजर्व में हमने सोचा था कि ये गाड़ी ना चलेगी लगभग मान के चलो 15 से 20 किलोमीटर, लेकिन 177 पे लग गया था इसका रिजर्व मोड और उसके बाद भी ये काफ़ी चल गई, काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली चल गई। अच्छी माइलेज है, हाईवे के हिसाब से एकदम रिकमेंडेड गाड़ी आपके लिए होगी। पहली चीज़ तो सेफ है, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है। हाईवे पे थोड़े से जो है वो एक मेजर एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सेफ रखेगी, वो एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, गाड़ी ओवरऑल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो उसलिए भी आप कंसिडर कर सकते हो। एंड जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। जो इसका 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, ये हाईवे पे आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, एकदम आराम से स्मूथली जो है वो ऑपरेट होता है। हल्का फुल्का आपको ओवरटेकिंग के टाइम पे जो है कहीं ना कहीं गियर डाउन करने पड़ सकते हैं, बट उसके अलावा कोई मेजर समस्या आपको इस गाड़ी से नहीं आएगी। तो ये था हाईवे के लिए। जल्द ही हम इसका सिटी ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि अब मेरे को करना है भाई इसका सिटी का माइलेज टेस्ट, कि सिटी में कितनी माइलेज जो है एक्चुअली ये गाड़ी प्रोवाइड करेगी। और इसका 1-2 गाड़ियों के साथ, मारुति की गाड़ियों के साथ स्पेशली कंपैरिजन करेंगे कि उतनी ही दूरी में वो कितनी ज़्यादा एवरेज जो है वो प्रोवाइड करती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।